तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को नेट और JRF की तैयारी करवा रहा था। उसमें हिंदी का सब्जेक्ट जो है वो हमारा चल रहा है और हिंदी के सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है वो है हिंदी के विविध रूप। इस हिंदी के विविध रूप को मैंने आपको पिछले वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ा दिया है। अगर उसको नहीं देखा तो तुरंत जाके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये आपके आगे काम देगा, केवल नेट के लिए नहीं, PhD हो गया, UPSC की तैयारी है, सबके लिए काम देगा। तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि क्या है हिंदी के विविध रूप में। हम आज पढ़ेंगे बोली। बोली किसे कहते हैं? पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि भाषा की छोटी इकाई जो है वो बोली है। अब देखते हैं इसमें क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में जनसाधारण जो है व्यक्ति की सहज, स्वाभाविक, निश्चल मौखिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। यह है बोली, इसको बोली कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष के जनसाधारण, कोई एक क्षेत्र है वो, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सब आपस में बोलने के लिए एक भाषा को उन लोगों ने चुन लिया है। वो जो है उनकी मातृभाषा है, वो पूर्वजों या परंपरागत आती हुई भाषा से वो बातें करते हैं आपस में, जिसका जो है लिखित रूप से वर्णन नहीं रहता। और ये व्यक्ति सहज, स्वाभाविक, अच्छे से, सहज रूप से, मतलब जैसे हम लोग कोई दूसरी भाषा में बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर सीखते हैं, कन्वर्ट होता है, फिर हम बोलते हैं। लेकिन सहज रूप से जो बचपन से ही सीखा गया है, निश्चल मौखिक अभिव्यक्ति, जो मुख से अपने अभिव्यक्त करता है, मतलब अपने विचारों को समझाता है, तो वो जो सहज स्वाभाविक निश्चल मौखिक अभिव्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया, किसी एक बोली के क्षेत्र में कई उपबोलियां हो सकती है। ठीक है, बोली के अंतर्गत कई सारे उपबोली हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग उपभाषाएं पढ़ रहे थे। उदाहरण मैंने दिया है इसमें, ब्रज भाषा के क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? जैसे भुक्सा है, अंतर्वेदी है, डांगी है, जादोबाटी है, आदि उपबोलियां है। ये किसके अंतर्गत आ गया? ब्रज भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है? बोली के क्षेत्र में कई उपबोलियां हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो किताब है, इसमें क्या कहा है? भारत में व्यवहित, मतलब प्रयोग किए जाने वाले जो जितनी बोलियां है वो टोटल कितनी है? 544 है। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट इसमें क्या है? बोली का रूप जब थोड़ा व्यापक हो जाता है। ठीक है, बोली का व्यापक हो जाता है। पहले छोटे क्षेत्र में बोलते हैं, बोलते बोलते वो अगर बोली धीरे धीरे बड़े क्षेत्र में व्यापक होने लगता है, हर चीज़ में यूज होने लगता है, या मान लो साहित्य का माध्यम बन जाता है, ठीक है, तब उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं। वो बोली से ऊपर बन गया तो वो उपभाषा या विभाषा कहलाएगा। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे भाषा की एक से अधिक उपभाषाएं होती है। ठीक, भाषा की एक से अधिक उपभाषाएं होती हैं और एक एक उपभाषा की अनेक बोलियां होती है। पहले भाषा, भाषा की उपभाषाएं, और उपभाषाओं को अगर उसका जो श्रृंखला वो चार्ट निकाला जाए तो उसकी भी अनेक क्या है? बोलियां हो सकती है। जब कोई बोली या विभाषा, विभाषा अभी बोला था, उपभाषा को विभाषा कहते हैं, जब साहित्य का माध्यम बनकर और व्याकरण का अनुशासन में बंध कर, ठीक है, क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें? जब कोई बोली, ध्यान से सुनिए आप लोग, विभाषा जो भाषा है वो साहित्य का माध्यम बनकर और व्याकरण का अनुशासन, मतलब व्याकरण में वो उसका जो नियम है पालन करना पड़ता है, तो वो परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, वो उसका एक औहदा हो जाता है, वो मतलब सर्वाधिक यूज करने वाला चीज़ बन जाता है वो उस समय, उसमें काव्य हो, गद्य है, साहित्य में, तो परिनिष्ठित भाषा बन जाता है, तब उसे भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, बोली एवं विभाषा की तुलना में भाषा एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बनती है, तब इसे परिनिष्ठित या मानक भाषा कहते हैं। क्या कहा गया? जब अलग अलग समुदाय में इसका जो है फैलाव होता है, बढ़ता है, और इसमें लोग जो है कागजी कार्रवाई करने शुरू कर देते हैं, काव्य में, गद्य में इसका प्रयोग होने लगता है,
तब वो भाषा धीरे धीरे सुधरता है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाया जाता है जिससे कि इस भाषा को और ज़्यादा आगे तक बढ़ाया जाए। जब ये बदलाव हो जाता है तो उस समय वो बदलाव जो है वो परिनिष्ठित रूप कहलाता है, और जब सरल बनता है तो वो मानक भाषा कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का, ये बोली मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद आएगा राजभाषा। राजभाषा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसके बाद राजभाषा का मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। वो राजभाषा किसे कहते हैं? जब शासन प्रशासन का कार्य जिस भाषा में होता है वो भाषा जो है उसकी राजभाषा कहलाती है। तो भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी परिनिष्ठित है। ठीक है। उसके बाद संविधान में 343 से लेके जो 352 तक हिंदी भाषा को कौन कौन से अनुच्छेद में किस किस रूप से मान्यता दिया गया, ये सब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।